अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में, चूंकि ये वीडियो मैं जो पिछले 1-2 हफ्ता से एनालिसिस कर रहा हूं, जो हमारे कमेंट सेक्शन में या अलग अलग लोग हमारे पास कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो समझिए कि एक तरह का रिक्वेस्टेबल वीडियो है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आने वाली अभी कौन कौन सी भर्तियां हैं जिसमें आप किस्मत आजमा सकते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होने वाला है। और सबसे मेन बात यह है कि दोस्तों, अपने बिहार में कोई भी जो वैकेंसी आ रही है उसमें कोई 4 या 5 महीना का समय नहीं दिया जा रहा है। फौरन वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद आपका एग्जाम ले लिया जाता है, तो इसलिए तैयारी भी करना होगा हम लोगों को। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं इस बार आने वाली परीक्षाएं, जैसे कि बेट काफी चर्चा में है, काफी सुर्खियों में है। और क्या होता है बेट, इसके बारे में बताएंगे। स्टेट क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 कितनी सीटें आने वाली हैं, इसके बारे में बताऊंगा। यूजीसी नेट, इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, बम्पर भर्तियां हैं, कमिंग सून है। ये समझिए कि सब आने वाले ही हैं। कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, योग्यताएं क्या हैं, रिक्तियां कितनी हैं, सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों बेट पर चर्चा करें। तो देखिए, बेट बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे पहले हम 1-2 बातें और चर्चा करना चाहता हूं। एक होता है दोस्तों यूजीसी नेट। यूजीसी नेट क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट जो होता है दोस्तों, पूरे भारत में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे भारत में कहीं पर भी बन जाएंगे। फिर इसी में अलग अलग स्टेट, जैसे कि हरियाणा है जी, जम्मू कश्मीर वगैरह में सेट का एग्जाम होता है। सेट का स्पेलिंग होता है जी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब उस स्टेट में अगर आपको वहां का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये दोस्तों हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में है, तो अगर आपने यहां पर सेट नहीं दिया लेकिन आप यूजीसी नेट पास हैं तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह बिहार में पहली बार आने वाला है दोस्तों बेट। बेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। इसमें से जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई होंगे उनको कोई जरूरी है बैठने की, वो ऑलरेडी साथियों इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो लोग नहीं होंगे उसके क्वालिफाई, उनको बेट में मौका मिलेगा और बेट एग्जाम वो लोग बैठेंगे। और बेट में दोस्तों खास बात यह है कि यूजीसी नेट का पैटर्न ही बेट में भी रहता है, क्योंकि सेट वगैरह में भी वही पैटर्न है, तो बेट में भी वही रहने वाला है। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा यूजीसी नेट से नीचे रहता है। चलिए देखते हैं बेट के बारे में और कुछ बातें। देखिए, बेट में जो है सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप एमए या पीजी कर रखे हो या आप फाइनल ईयर में हो। फाइनल वाला अभी उतना कंप्लीट नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना क्लियर है कि एमए या पीजी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल जो है उर्दू बैकग्राउंड वालों के लिए है, तो हम उर्दू वालों के लिए खास बात बताएंगे कि इसमें कहां कहां उर्दू वाले आप एलिजिबल हैं। देखिए, बेट में आप उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें एक ही शर्त है कि फाजिल इन उर्दू। अगर मदरसा बैकग्राउंड से आपने फाजिल कर रखा है, बीएड किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फाजिल कर रखा है उर्दू से, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया यह भी है, जनरल वाले 55% के साथ पास होने चाहिए, एससी एसटी पीएच वाले 50% है। जनरल के अलावा दोस्तों इसमें जो है ईबीसी ओबीसी सब इसी में आ जाएंगे कि उनको 55% मार्क्स चाहिए। एज लिमिटेशन, इसके अंदर कोई एज लिमिटेशन नहीं है बेट के अंदर। और एमए पीजी फाइनल ईयर में, यानी अगर आप दोस्तों
क्या कहते हैं कि आपका फाइनल नहीं हुआ लेकिन फाइनल ईयर में है आप, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेट के लिए। अब इसमें एक बात आप ये याद रखिए कि बेट चूंकि नेट के दोस्तों तर्ज पर होता है तो सेट भी उसी के तर्ज पर, तो बेट के अंदर भी कुल 2 पेपर होंगे आपके। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो होगा आपका जनरल होगा, जो पेपर दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, जिसमें आपको 100 नंबर का ये रहेगा। दूसरा जो पेपर है आपका स्पीकिंग सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है या पीजी किया है उसी सब्जेक्ट यानी जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म में, उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए उर्दू वाले स्टूडेंट हैं तो उनको उर्दू का 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, तो 200 नंबर का ये हुआ। अब 200 और 100 तो गोया कि टोटल 300 नंबर, और कट ऑफ के लिए दोस्तों 300 नंबर को जोड़कर फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका सिलेबस, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका भी होने वाला है, यानी जनरल के लिए भी वही सिलेबस और नेट के लिए भी उर्दू के लिए भी वही सिलेबस। एक बात यहां पर और हमें चूंकि याद आ गई है तो मैं उसको बता देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मदरसा बैकग्राउंड से फाजिल तो किए हैं, लेकिन उनका इस्लामिक हिस्ट्री में है, तारीख इस्लाम में है या अरबिक में है, तो दोस्तों उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो उर्दू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने जो फाजिल किया है वो आपका उर्दू में होना चाहिए, तब उर्दू सीट के लिए आप एलिजिबल होंगे। हाँ, आपका अरबिक है उसके लिए अगर सीट आएगी, ऐसे भी उसके लिए सीट कम ही आएगी, अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता कि उसकी सीट है या नहीं है। अगर उसकी सीट आएगी भी तो उसी सीट पर आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि एमए या पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने किया उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों खास बात यह है कि बेट मैंने आपको समझा दिया और बेट के बारे में हमने आपको बताया कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। अगर ये सब चीजें आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, इसलिए कि दोस्तों टाइम बहुत कम है। कहिएगा सर बेट के लिए आप तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तैयारी कहां से करें? तो हमने ये सोचा है कि इसी सप्ताह आप लोगों का जो रिकॉर्डेड वीडियो है थ्योरी वाला, जब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा, जो स्टूडेंट हमारे कमजोर हैं उनका हम जो है एप्लीकेशन पर क्लास दे देंगे, और जब तक आप उन सब क्लासेस को देखिएगा, फायदा उठाइएगा। कुछ चार्जेस लगेंगे आपको, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा धुआंधार उसका क्लास हम चालू कर देंगे उर्दू के लिए। बाकी और सब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि आप रनिंग में रहिए, जहां भी पढ़िए। ये कोई जरूरी नहीं कि जीएस ऑनलाइन से पढ़े, जहां से पढ़ें लेकिन पढ़ें आप जी। उसके बाद दोस्तों बेट के बाद आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4 एक सपना है कि हमें एक सरकारी नौकरी, एक सीट मिल जाए। बीपीएससी टीआरई 4 में कुल 4 पद होते हैं। इसकी जो दोस्तों इस बार वैकेंसी आने वाली है 1,38,833, जो पेपर न्यूज कटिंग में हमने देखा है उसी को यहां पर हमने लिखा है। तो टीआरई 4 में इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है, और 100% टीआरई 4 जो है ये आना ही है दोस्तों, इसलिए आप इधर उधर के बहकावे में न रहे। 1 to 5 में आता है, ये 6 to 8 के लिए है, 9 10th के लिए है और 11 12th के लिए है। अब इसके लिए देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, अगर आपने स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो अगर आप स्टेट जो है पेपर 1 आपका क्वालिफाई है तो आप 9 10th हैं। अगर आपका स्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तो दोस्तों आप 11 12th के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 6 to 8 और ये इसके लिए जो है, इसके लिए दोस्तों क्राइटेरिया है सीटेट पास होना। क्या पास होना? सीटेट अगर आपका पेपर 1 पास है तो 1 to 5 के लिए, सीटेट अगर आपका पेपर 2 पास है तो दोस्तों आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आप, हमें लगता है कि आप समझ गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट है 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, 9 10th के लिए, 11 12th के लिए, तो तीनों में आपको फॉर्म भरना है, एक साथ ही फॉर्म भरना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इनके बारे में एक एक चीजें जो है अलग से चर्चा करेंगे अभी इसी वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 1 to 5 के फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं। 1 to 5 के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप डीएलएड किए हों। तो डीएलएड किस बेस पर करेंगे? जाहिर सी बात है कि 12th क्लास के बेस पर आपने डीएलएड किया होगा। तो अगर आपने डीएलएड किया है तो दोस्तों आप
1 to 5 के लिए और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो, पेपर 1, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। अगर दोस्तों 6 to 8 वाले जो हैं, इसके लिए कह रहा है कि ये बीए किए हो प्लस में डीएलएड, बीए प्लस में डीएलएड है, तो आप देखिए 6 to 8 के लिए भी है, 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है, दोनों के लिए। अगर आपने बीए किया हो और बीएड किया हो, दोनों बीए और बीएड किए हैं, तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। सीटेट इसके लिए लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, चूंकि सीटेट आपका 1 to 5 और 6 to 8 में लगता है, तो बिहार के जो लोग हैं उसके लिए सीटेट में कितना नंबर चाहिए, अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए कितना नंबर चाहिए। इसी की वजह से पिछले बार, इस बार जो है बहुत सारे लोगों की नौकरी भी गई है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी से होंगे बिहार से, उनको 90 नंबर चाहिए मेल से, लेकिन फीमेल वाले को 82 नंबर, सीटेट में बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिहार से हैं, मेल को 90 नंबर और साथियों फीमेल को 82 नंबर। ईबीसी से हैं, बिहार से हैं, तो 82 नंबर मेल को भी और फीमेल को भी 82 नंबर। एससी एसटी पीएच से हैं तो 75 नंबर मेल को भी और 75 नंबर फीमेल को भी। ये हो गई बिहार वालों की बात। अगर हम बात करते हैं अदर स्टेट यानी बिहार, आउट ऑफ बिहार, तो जनरल वाले मेल और फीमेल दोनों को 90 नंबर। ओबीसी, चूंकि वो लोग ईबीसी वगैरह में नहीं आएंगे, तो इनको दोनों को 90 नंबर चाहिए और एससी एसटी वाले को 90 नंबर चाहिए। तो ये चीज है, यानी देखिए आरक्षण जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए है। बाकी अगर आप अदर स्टेट के, तो आपको फाइट करना होगा जनरल में, दूसरे में नहीं करना होगा। तो ये 1 to 5 वाली बात आप समझ गए होंगे, 6 to 8 वाली बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों जो 9-10 के लिए एलिजिबल होंगे या 11-12 के लिए, तो इसमें क्या क्या कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट अपने अनुसार आप फिट करेंगे। 9-10 के लिए आपने बीए किया हो या पीजी या एमए किया हो और स्टेट पेपर 1 पास है और बीएड आपका फाइनल होना चाहिए। तो कहिएगा सर स्टेट पास कैसे, क्या मतलब, तो स्टेट अभी एग्जाम हुआ है, उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए 9-10 के लिए एलिजिबल है। एक चीज यहां पर जो मैंने लिखा है पीजी या एमए, देखिए आमतौर पर लोग उर्दू वाले स्टूडेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने आलिम किया और आलिम जो है आपका उर्दू से नहीं है, अरबी से है, फारसी से है, तारीख इस्लाम है या कोई और सब्जेक्ट है, लेकिन आपने वहीं पर पीजी या एमए उर्दू से कर लिया, तो फिर आप दोस्तों स्टेट पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा। और जब स्टेट पेपर 1 उर्दू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो 9-10 में भी उर्दू सीट आप दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक शर्त यह है कि स्टेट पेपर 1 आपका उर्दू में पास होना चाहिए, ठीक है, बीएड फाइनल होना चाहिए, फाइनल की बात कर रहा हूं, तब आप इसके लिए 9-10 के लिए। 11-12 के लिए क्या है कि दोस्तों पीजी या एमए, इसमें कोई सब्सिडरी विषय नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी बीए के एक चीज और यहां पर आपको हम क्लियर कर दूं कि अगर आपका ऑनर्स पेपर उर्दू है या दोस्तों आपका जो है ना सब्सिडरी में है, तो फिर भी आप 9-10 के लिए एलिजिबल है। 6 to 8 में भी आप एलिजिबल रहेंगे। पीजी एमए, पीजी किए हो या एमए किए हो, फाइनल होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 उसी विषय में पास होने चाहिए और बीएड आपका फाइनल होना चाहिए, तो आप 11-12 के लिए एलिजिबल रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एक चीज में और मैं आपको कहना चाहूंगा, एक कैंडिडेट जो है वो 6 to 8, 9-10 प्लस में दोस्तों आपका जो है 11-12, ये तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, तीनों में फॉर्म भर सकते हैं। कौन कैंडिडेट, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट जिन्होंने दोस्तों एमए करके या पीजी करके उन्होंने बीएड किया है और उसका जो है ना ऑनर्स पेपर उर्दू है, तो वो सब में उर्दू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तीनों में भरेंगे। बहुत अच्छा चांस है, आप मौका को गनीमत समझिए। बीपीएससी टीआरई 4 का जो सिलेबस होता है, ये सिलेबस के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। टोटल जो इसमें नंबर होता है 150 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, सबसे पहले आप समझ लें दोस्तों। पेपर 1, ये पेपर 1 नहीं होगा बल्कि पार्ट 1 होना चाहिए, ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए पार्ट 1 जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि दोस्तों 30 नंबर का होता है और जिसमें अंदर इंग्लिश जो है 8 नंबर का होगा, हिंदी उर्दू बांग्ला
ये तीनों में से कोई एक जो है आपको लेना होगा जो 22 नंबर का होगा। तो 8 और 22 मिलाकर आपका 30 नंबर का होगा। इसमें से पास लाना होगा 9 नंबर। कितने नंबर लाने होंगे? 9 नंबर पास के लिए। ये बात समझ गए। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, बल्कि ये भी आपके देखिएगा अभी कट ऑफ जो आया है टीआरई 3 वाला, उसके अंदर ये ऐड है कि कितना नंबर पर कट ऑफ। हालांकि टीआरई 2 में तो क्वालिफाइंग को हटा दिया गया था, तो इसलिए आप इसको समझ लें कि ये आपको इसमें भी आपका बेस मजबूत होना चाहिए। पार्ट 2 जो रहेगा, जो दोस्तों आपका 40 मार्क्स का रहेगा, जनरल रहेगा, सबको पूछेगा ये। इसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब के बारे में सब मिला के आपको 40 नंबर का रहेगा। ये आपके कट ऑफ में जुड़ेगा। 80 मार्क्स का जो रहेगा आपका सब्जेक्ट बेस रहेगा। मान लीजिए कि आपने उर्दू के लिए अप्लाई किया है, या आपने दोस्तों 9 10 उर्दू के लिए 11 12 है, तो 80 नंबर का आपका उर्दू, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भरते हैं उस सब्जेक्ट का 80 नंबर। तो 80 नंबर ये, 40 नंबर ये, तो टोटल हो गया 120 नंबर। यही 120 आपका कट ऑफ बनेगा। बात मेरी समझ गए? 120 कट ऑफ बनेगा, और लेकिन इस पर भी आपको ज्यादा नंबर लाना होगा। तो ये दोस्तों सब्जेक्ट बेस है। इसके अंदर मेन बात यह है कि निगेटिव मार्किंग अब तक तो नहीं है, डोमिसाइल नहीं लागू है, यानी ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें भर सकते हैं फॉर्म में, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बीपीएससी का लेवल काफी हाई होता है। एक ही बात इसमें आप याद रखिए कि इसके 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं इसके, तो इसलिए इसकी तैयारी जमकर करनी होती है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो है, हमारे यहां से उर्दू के बहुत सारे स्टूडेंट कामयाबी हासिल की है। आप जहां भी हैं वहां से तैयारी कर सकते हैं। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके क्लास लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, और एग्जाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट वगैरह सारी चीजें लगेंगी, और जब झुंड में तैयारी करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो मैंने आपको बेट और दोस्तों बीपीएससी दोनों समझा दिया। अब आगे जो बारी है वो आपका है एस्टेट का। देखिए एस्टेट क्या होता है? सीनियर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोस्तों सीनियर सेकेंडरी जो है हमारे बिहार में ही सिर्फ कंडक्ट होता है, यानी 9 10 और 11 12 के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो पहले आपको एस्टेट, अब 1 to 5 के टीचर बनना तो सीटेट पास करना है। तो एस्टेट जो है ना, इसके अंदर दोस्तों ये है कि आपको इसके अंदर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है ये आपका जनरल होगा, समझ लीजिए मेरी बात। पेपर 2 जो है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट बेस होगा। देखिए पेपर 1 के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? तो आपने बीए कर रखा हो या एमए या पीजी कर रखा हो, प्लस में बीएड आपका है, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 2 के लिए एमए या पीजी है और बीएड है, यानी अगर एक आदमी एमए और पीजी बीएड कर रखा है तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। खास बात यह है दोस्तों इसमें कि आपका जो ये एग्जाम होता है स्टेट का, ये सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अभी जो मैंने बीपीएससी बताया वो ऑफलाइन है। तो इसके अंदर मेन बात ये है कि अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा थोड़ा सा बहुत मतलब कि उर्दू वालों के लिए थोड़ा सा फंसाया भी जाता है। पिछले बार भी 15-20 क्वेश्चन के आंसर ही गलत दिए गए थे, तो वो सब चीजों से भी हमें सीख लेना। पेपर 1 जो है जनरल मार्क्स का होता है 50 नंबर का, पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, जो कि आपके जो सब्जेक्ट से आपने भरा है। देखिए इसमें मेन बात यह है कि अगर आप हमारे SCERT यानी कि जो बिहार के दोस्तों 9 10 11 12 में जो किताबें चलता है उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका बिहार स्टेट जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और अभी तो हमारे इतने सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूं। इंटरव्यू तो 2 दिन चला था, उसका इंटरव्यू लेते लेते मैं थक गया। तो ये स्टेट के लिए क्राइटेरिया था। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट है जिसने बीए तो दूसरे सब्जेक्ट ऑनर्स अगर उसका उर्दू है तो भर सकता है, लेकिन सब्सिडरी उर्दू है तो वो भी दोस्तों स्टेट पेपर 1 भर सकता है। और एक स्टूडेंट है जिसने बीए भी कर रखा है, बीए में सब्सिडरी भी उर्दू नहीं है, लेकिन वो जो है एमए उर्दू से कर रखा है या पीजी उर्दू से कर रखा है, तो वो स्टूडेंट जो है
एमए और पीजी के आधार पर स्टेट पेपर 1 यानी कि टीजीटी वाला यानी कि 9-10th वाले वो भर सकते हैं। पेपर 2 तो भरेंगे ही, 9-10th वाला भी भर सकते हैं। तो ये बातें कुछ थी जो कि मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से बहुत ही इत्मीनान से चीजें समझाई हैं। दोस्तों आपने ये जाना कि अभी जो हमारे पास जो एग्जाम के नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो है बेट। जो भी लोग पीजी एमए करके रखे हैं, अच्छा मौका है, इस मौका को गनीमत जानिए और इस वक्त से अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए जो तैयारी करने वाला होता है ना, वो इधर उधर दिन दुनिया को नहीं देखता, तैयारी में लग जाता है। दूसरा जो दोस्तों आपका जो इन लोगों को शिक्षक में जाना है तो उनके लिए बीपीएससी है, टीआरई 4 वाला है, क्योंकि ये चौथा ये है दोस्तों, तो इसीलिए 4.0 इसको नाम देते हैं। और स्टेट का भी रिजल्ट आया है, दूसरा स्टेट फिर आपका आने वाला है। तो देखिए बेट के लिए हमने बोला है कि इसी सप्ताह में किसी दिन भी हम अपने जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो दोस्तों उर्दू के ये सब्जेक्ट हैं, तो उस सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन यहां से ये टॉपिक पढ़ना है तो उसको हम अपलोड कर देंगे, कि ताकि अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो जब तक उन सब को तैयार करके रखिए। जैसे मान लीजिए भाई अफसाना है, डरामा है, दास्तान है, नाविल है, खुद नविश्त है, तनकीद है, तहकीक है, ये सब तो सबको कॉमन पढ़ना है। तो यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करेंगे तो उसके अनुसार हम इसको डाल देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेट का क्लास भी जो है दोस्तों, चूंकि नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी उतना टाइम नहीं देता है, तो ये भी इसी सप्ताह में आपको दोस्तों हमारे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लास आपको मिल जाएगा इसका। तो ये रही कुछ बातें। देखिए सबकी मेन बात यही है कि भाई आप कहीं भी हो तैयारी करो और वक्त को गनीमत जानिए। और एक बात याद रखिए, ये मौका अगर निकल जाएगा हाथ से तो फिर आप पछताएंगे। समझिए कि नौकरियों का एक भंडारा है और इसमें आप कहीं पर भी सेटल हो जाएं दोस्तों, यही मौका है। और तैयारी करें, बातें कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होनी चाहिए। और एक चीज आप याद रखिएगा, कहा जाता है कि दोस्तों इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद मोहतरम वकी से शिकायत की थी कि ऐ उस्ताद मोहतरम, मैं जो याद करता हूं भूल जाता हूं, इसका कोई तरीका बताइए। आप लोग भी पूछते हैं। तो इमाम वकी ने कहा था, तो एक अरबी का दोस्तों शेर है, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम वकी से शिकायत की, किसके? हाफजा के बारे में, कि जो मैं याद करता हूं मैं उसको भूल जाता हूं। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी फौसानी इला तरकिल मआसी, तो उसने कहा कि मेरे शागिर्द रशीद, फौसानी इला तरकिल मआसी, कि तुम गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, तर्क कर दो। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, क्योंकि नूर जो है, ये इल्म जो है अल्लाह का नूर है। व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार बंदे के दिल में नहीं आ सकता। दोस्तों आज के इस भागम भाग के दौर में कौन किसको बताए, कौन किसको समझाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हर बातें दूसरों की हमें बुरी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि हम पढ़ाई पे सबसे कम समय देते हैं और रिजल्ट सबसे अच्छा चाहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, अपना मुहासबा खुद कीजिए। ये माने नहीं रखता कि आपने कहां से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी से कितना दिन गुजारे हैं। ये माने रखता है कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस एग्जाम में आपने कितनी तैयारी कर रखी है। आप देखेंगे बड़े से बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली का ले लीजिए, क्या अगर उसको जे कोई टेस्ट खेलना है या 20 खेलना है तो क्या वो पहले बहुत रन बनाया है तो उसी आधार पर वो सोया रहेगा कि हम तो बहुत रन बना लिए, बहुत नाम कमा लिए हैं, डायरेक्ट हम ग्राउंड में उतरेंगे? जी नहीं। टेस्ट खेलने से वो अपने आप को पसीना बहाता है, पहले मेहनत करता है, तब फिर जाता है टेस्ट में। तो यही हाल हम लोगों को भी सोचना है कि हम जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, उसकी तैयारी करें। ये माने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा, कहां पढ़ा, कितना जानते हैं, वो सब ठीक है दोस्तों। इंसान ही है ना, इंसान की तो खासियत है भूलना। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, रनिंग में नहीं आएंगे, तब तक तो आप चीजें जो है पीछे जाती जाएंगे, भूलते जाएंगे, फिर रिवीजन में आएगा, फिर रिवीजन में आएगा। इसलिए आप तैयारी करते रहें। बाकी दोस्तों इन सभी के लिए आप हमारे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, यहां से अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने जीएस ऑनलाइन
बाई निशात सर। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो इसका लिंक मैंने दे दिया है। गाहे बगाहे आपको जो नोटिस वगैरह चाहिए तो इसमें मैं आपको देता रहूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन बहुत यूजफुल वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप इसमें देखिएगा कि आप कौन कौन से सीट के लिए एलिजिबल हैं। अपना डॉक्यूमेंट के अनुसार आप खुद देख सकते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर मेरी याद रखिएगा कि दोस्तों, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।